Hello friends, in this video we'll talk about federalism. This is chapter 7 in the book Indian Constitution at Work. So let's begin. By the end of the chapter you'll be able to understand the following, like what is a federation and what are the federal provision in the Constitution of India, what are the relationship or the issues involved between the as far as the relationship between center and state is concerned or states is concerned, and certain special provisions for some states in Indian Federation. तो अगर हम बात करें, ये मैप दिया आपकी बुक में, दिस इज अ मैप, बट दिस इज अ मैप बिफोर द इंडिपेंडेंस. उस वक्त इंडिया क्या था 1947 से पहले, वो उस वक्त का है. अभी जो है जोग्राफिकल मैप हैज़ बीन द सेम, बट पॉलिटिकल मैप चेंज हो चुका है. इसमें देखेंगे आप बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं जो अब जिनके नाम आपको बदले हुए मिलेंगे, जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस है, और ये गुजरात तो ऑलमोस्ट सेम ही है, राजपुताना राजस्थान हो गया है, मैसूर जिसमें कर्नाटका तमिलनाडु आ गया है, राइट. तो आगे बात करें, अगर हम अभी देखिए, अभी ये देखिए, अभी का 2001 का मैप है. अभी इसमें भी चेंजेस हैं. जो जम्मू एंड कश्मीर है, इज नो मोर अ स्टेट, इट इज़ बीइंग बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, राइट. One is the Kashmir and the Jammu, and the other is Ladakh, right. तो आगे बात करें हम फेडरलिज्म की. देखिए, फेडरलिज्म का जब हम बात करनी शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन है. जैसे सबसे पहले यूएसएसआर का है. एक वर्ल्ड की सुपर पावर थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुई, जिसमें से एक यूएसएसआर थी. लेकिन 1989 में ये टूट गया. ये एक फेडरेशन थी यूएसएसआर, और इसके इसके टुकड़े हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गया ये, राइट, 1989 में. और इसके कई रीजंस थे. जैसे कि एक रीज़न था कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन थी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी. फिर इस पूरे फेडरेशन में जो रशिया था वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता था. बाकी जो यूनिट्स थे, बाकी जो कंट्रीज़ थी, जिसमें उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रोमानिया, एस्टोनिया, ये सब जो थे, इनको डोमिनेट करता था रशिया. फिर आपके जो बाकी रीजन्स थे वो लिंग्विस्टिकली और कल्चरली अलग थे, लेकिन उनको कोई फ्रीडम नहीं थी. जैसे एग्जांपल दिया है उज़्बेकिस्तान का. और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड पाकिस्तान, इन लोगों ने भी इसी तरह यूएसएसआर की तरह इन्होंने भी डिविजन्स फेस किए हैं. जैसे चेकोस्लोवाकिया चेक्स और स्लोवाक्स में अलग अलग हो गया. पाकिस्तान का आपको पता है, नियरेस्ट एग्जांपल है. जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया. जो ईस्ट पाकिस्तान है अब बांग्लादेश बन गया, राइट. तो कनाडा भी एक बार ऐसी ब्रिंक पर पहुंच चुका है जब वो डिसइंटीग्रेट होने वाला था, लेकिन डिसइंटीग्रेशन से बच गया. और वहाँ पर डिवीजन था फ्रेंच स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में, राइट. अब हमारा जो आज़ादी है वो भी लगभग ऐसी थी जैसे जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, तो हमको भी एक पेनफुल पार्टीशन को फेस करना पड़ा, और कंट्री जो थी वो दो हिस्सों में बट गई, ठीक है. व्हाट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट. लेकिन इसके बावजूद आज तक हमारा जो कंट्री है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरह इंडिपेंडेंटली इसने काम किया है. इसका इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? इसका जाता है बिकॉज टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने हमारे जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो फेडरल बनाया है. All the countries mentioned above were federations, yet they could not remain united. Therefore, apart from adopting a federal constitution, the nature of the federal system and the practice of federalism also be must also be important factors. तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होने से नहीं होता, उसके साथ साथ जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसका नेचर कैसा है और प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उस पर भी किसी फेडरेशन की सक्सेस डिपेंड करती है, राइट. अब इंडिया, हमारा इंडिया जो था, यहाँ पर आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं. देयर आर मोर देन 20 लैंग्वेजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे रिकग्नाइज़ की हुए हैं. 22 लैंग्वेजेस आर देयर एंड सेवरल हंड्रेड माइनर वंस जो जिनको हम लोकल डायलेक्ट्स बोलते हैं. इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रिलीजन को बिलीव करने वाले लोग रहते हैं, है ना. और फिर उसके बाद हमारे ट्राइबल लोग इतने इतने ज़्यादा हैं, जिनको हम इंडिजिनस पीपल भी बोलते हैं, जिसमें ट्राइब्स आ जाती हैं, ठीक है. और इस सब डाइवर्सिटी के बावजूद हम सब लोग एक ही कॉमन लैंड पर इतने समय से रहे हैं, राइट. और फिर हमारी जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी हद तक कॉमन है. हमने एक कॉमन फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. इन दिस हैज़ लेड आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज अ कंट्री वेयर देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इस सब की वजह से हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो इस निष्कर्ष पे, आप कह सकते कंक्लूजन पे पहुंचे कि
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग डाइवर्स कल्चर के लोग हैं लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। इसको यूनिटी विद डाइवर्सिटी भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो फेडरलिज्म जो है ऐसी सिचुएशंस को बहुत सूट करता है। फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ज़रूरी नहीं है हर जगह पे फॉलो हो। वो डिपेंड करता है कहाँ पे फेडरलिज्म किस तरह से बिहेव करेगा। वो डिपेंड करेगा उनकी हिस्टोरिकल सिचुएशंस पे और उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पे भी। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिस पे फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस किया जाएगा ये डिपेंड करता है। और एज अ प्रिंसिपल जो है फेडरलिज्म हैज़ इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से ये इवॉल्व हुआ है। जैसे कि अमेरिकन फेडरलिज्म है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द जर्मन एंड द इंडियन फेडरलिज्म। अब देखिए अमेरिकन फेडरलिज्म और जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म में बहुत फ़र्क है, हालांकि है फेडरलिज्म ही। तो अमेरिकन जो है वो सबसे पहली अटेम्प्ट थी एक फेडरल पॉलिटी इस्टेब्लिश करने की, लेकिन बहुत अलग है वो इंडियन और जर्मन फेडरलिज्म से। सो क्या ऐसे की एसेंशियल फीचर्स हैं इंडियन फेडरलिज्म के जो नॉट इंडियन बट जनरली क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला एक जो फीचर होता है किसी फेडरल स्ट्रक्चर में वो है इट अकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज़। दो सेट होते हैं पॉलिटी के। एक होता है एक पॉलिटी रीजनल लेवल पे काम करती है, दूसरी नेशनल लेवल पे काम करती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट स्टेट में काम करती है, एक सेंटर में, तो दो गवर्नमेंट एक साथ काम करती हैं। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनमस इन इट्स ओन स्पेयर, और अपना अपना काम उन्होंने बांटा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट अपने काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने काम करती है। इन सम कंट्रीज देयर इज इवन अ सिंगल और अ ड्यूअल सिटीजनशिप, सॉरी सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। देखिए कुछ जगहों पे ड्यूअल सिटीजनशिप का भी प्रोविजन है, मतलब उनको सिटीजनशिप भी दो मिलती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। देन और फीचर्स की अगर हम बात करें, टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की पहचान दो है। अब जैसे हम हिमाचल में रहते हैं, हिमाचली हमारी पहली पहचान है और दूसरी पहचान हमारी, शायद मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से कहना चाहिए कि पहली पहचान हमारी है कि वी आर इंडियंस, उसके बाद हम जिस रीजन में रहते हैं वो हमारी पहचान है। जैसे हिमाचली हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, झारखंडी एंड सो ऑन। देन अनदर फीचर इज कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ताकि दोनों जो गवर्नमेंट एक साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर हो सके और क्लैरिटी हो कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, सो दैट दो बोथ द गवर्नमेंट्स अपने अपने स्फीयर्स में काम करें और कहीं इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग ना हो और कोई कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो। देन अगर कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो कि उस मैटर को इंडिपेंडेंटली और फ्रीली हैंडल कर सके या उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। तो ये सब चीज़ें अगर किसी कंट्री में होंगी तो हम उसको एक फेडरल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बट अबव ऑल रियल पॉलिटिक्स एंड कल्चर आइडियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल हिस्ट्री डिटरमाइंस द एक्चुअल वर्किंग ऑफ अ फेडरेशन। जैसे हमने पहले कहा था, ये फीचर्स नो डाउट हैं, लेकिन इसके अलावा उस कंट्री की कैसी पॉलिटिक्स है, वहाँ का कल्चर क्या है, आइडियोलॉजी क्या है और हिस्ट्री कैसी रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर उस कंट्री पे कैसे काम करेगा। ठीक है, इफ एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप और आइडियोलॉजी कम्स टू डोमिनेट द इंटायर फेडरेशन, इट कुड जनरेट अ डीपर रिजेंटमेंट। अगर कोई ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई एक स्टेट या कोई यूनिट डोमिनेट करने लगेगा तो वो फेडरेशन खतरे में पड़ सकता है। फिर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। सो दैट्स आई थिंक इज अबाउट द फेडरेशन, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म। इसमें एक नाइजीरिया का एग्जांपल दिया है फेडरलिज्म में। नाइजीरिया का कैसा एक्सपीरियंस है। देखिए 1914 तक ये जो नाइजीरिया था ये दो रीजन्स में बटा हुआ था, नॉर्थ एंड साउथ, और ये दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज थी। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1950 में, ठीक है, नाइजीरियन लीडर्स के बीच में, जिसमें उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया कि वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और जो एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पर तीन थे मेजर, जैसे योरूबा, इबो एंड हुस्ना फुलानी। ये अलग अलग रीजन्स को कंट्रोल करते थे, जैसे कि वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। और इन लोगों ने क्या किया, दे अटेम्प्ट टू स्प्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर और रीजन्स एंड लेड टू फियर एंड कन्फ्लिक्ट। तो वहाँ पर क्या हुआ, ये कोशिश हुई कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो अपने रीजन से आगे बढ़ाएं, और उस वजह से फियर और कन्फ्लिक्ट होने लगा। और इस वजह से देर लेड टू अ मिलिट्री रिजीम, इसलिए वहाँ पर एक मिलिट्री रिजीम आ गया, यानी कि मिलिट्री डिक्टेटर जो है उसने कब्जा कर लिया।
1960 में फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें बोथ फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स जॉइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस एंड मिलिट्री सुपरवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1979 एंड नो स्टेट वाज अलाउड टू हैव एनी सिविल पुलिस। तो उसमें चेंजेस आए वो कुछ कि स्टेट की अपनी कोई पुलिस नहीं होगी, सॉरी, ठीक है, पुलिस नहीं होगी और स्टेट की अपनी कोई पुलिस नहीं होगी, राइट। देन though democracy was restored in 1999, religious differences along with conflict over who will control revenue and other oil resources continues to present problems before Nigerian Federation। तो अभी हालांकि डेमोक्रेसी रिजॉर्ट हो चुकी है और वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन अभी भी रिसोर्सेज को लेकर, रेवेन्यू को लेकर कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पर चल रहा है और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी रिसोर्सेज को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इन तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे आगे कि हमारे इंडिया में जो इंडियन फेडरल सेटअप है वो किस तरह से काम करता है। तो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।